स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। होप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर लीडरशिप की थ्योरी स्टार्ट की हुई थी और 9 थ्योरीज अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम जो हमारी रिमेनिंग लीडरशिप की थ्योरीज रह गई हैं, जो 3 थ्योरीज रह गई हैं, वो डिस्कस आउट करके सारी की सारी थ्योरीज वाइंड अप कर देंगे। So without wasting your much time, let us start with our 10th theory, that is leadership as a continuum. स्टूडेंट्स, इस थ्योरी के अंदर क्या है, देखिए इस थ्योरी के अंदर इफ़ वी लुक एट द वेरियस लीडरशिप स्टाइल्स विच आर एक्चुअली इन्वॉल्व, we cannot say it for certain that any of the autocratic, democratic, free reign or any style of leadership is perfectly appropriate. स्टूडेंट्स, अभी हमने इतनी सारी जो थ्योरीज़ हैं वो स्टडी करी हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि किस सिचुएशन में ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल लगेगा या किस में फ्री रेन लगेगा, या हमें कौन सा बेस्ट लीडरशिप स्टाइल है, कौन सा हमें हमेशा फॉलो करना चाहिए। ऐसा अभी तक किसी भी थ्योरी ने हमें नहीं बताया। Good managers or leaders would always prefer to adopt a blend or different styles rather than follow a particular style of leadership. और जो गुड मैनेजर्स होंगे या लीडर्स होंगे, उन्हें ब्लेंड चाहिए डिफरेंट स्टाइल्स का। मतलब वो एक स्टाइल ऑफ लीडरशिप नहीं फॉलो करेंगे, वो ब्लेंड ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स वो क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। मतलब एक परफेक्ट लीडर जो है वो ये नहीं कहेगा कि हाँ मैंने ऑटोक्रेटिक फॉलो कर लिया तो काम ख़त्म। उसे ब्लेंड ऑफ डिफरेंट, उसे डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स क्या करने पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हमेशा जो सिचुएशन होगी वो क्या करेंगी, वेरी करेंगी। क्लियर। और अ ब्लेंड ऑफ डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल, और जो ब्लेंड है कि जब हम डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, उस ब्लेंड को हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूम ऑफ लीडरशिप बिहेवियर। क्या बोलते हैं, कंटिन्यूम ऑफ लीडरशिप बिहेवियर। तो डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स हमें यूज़ करने चाहिए। और ये जो थॉट था इस तरह के लीडरशिप का, ये किसने इनांसिएटेड किया था, दैट मीन्स प्रपाउंड किसने किया था, रॉबर्ट टेननबॉम एंड वॉरेन एच स्किमिड्स। ठीक है, उन्होंने ये क्या किया था, इस थ्योरी को प्रपाउंड किया था। दे थिंक दैट द लीडर कैन डील विद द ग्रुप इन मेनी डिफरेंट वेज। उन्हें लगता है कि जो लीडर है वो ग्रुप के साथ डिफरेंट वेज में क्या कर सकता है, डील कर सकता है। Whereas if a leader can adopt an autocratic style of leadership, he can on the other hand can adopt, वही बात बोली है कि अगर वो ऑटोक्रेटिक सपोज यूज़ कर रहा है तो उसे फ्री लेन भी होना पड़ेगा, फ्री रेंज स्टाइल ऑफ लीडरशिप भी यूज़ करनी पड़ेगी। नो डाउट दोनों ही बिल्कुल डिफरेंट है, बट उसे सभी तरह के लीडरशिप स्टाइल्स फॉलो करने पड़ेंगे। नहीं तो आपको पता ही है, अगर ऑटोक्रेटिक बन जाएगा तो हिटलर ही उसको बोला जाएगा, क्योंकि वो ऑटोक्रेटिक को, ऑटोक्रेसी को क्या करता था, फॉलो करता था। बट नहीं, हमें वैसा नहीं बनना। इसीलिए जो लीडर है उसे ब्लेंड ऑफ डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स क्या करने चाहिए, फॉलो करने चाहिए। और जो ये ब्लेंड होता है, इस ब्लेंड को हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूम ऑफ लीडरशिप बिहेवियर बोलते हैं। और जो ये थॉट था ये किसने दिया था हमें, रॉबर्ट टेननबॉम ने और वॉरेन एस स्किमिड ने। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट उन्होंने बताया हुआ है कि जो हमारी लीडरशिप का टाइप है वो कैसे चेंज। अब बेसिकली जो मेन चीज़ है वो ये है कि अंडर ऑल द टाइप्स ऑफ लीडरशिप देयर इज चेंज इन द अथॉरिटी ऑफ द लीडर एंड द फ्रीडम ऑफ द सबऑर्डिनेट। हम जितने भी डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप की बात कर ले, डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स के अंदर दो चीज़ें हमेशा चेंज होती है। वो चेंज क्या होती है, एक तो अथॉरिटी किसकी, लीडर्स की, अथॉरिटीज़ ऑफ लीडर। ठीक है, लीडर की अथॉरिटी, लीडर की पावर चेंज होती है। दूसरी जो चीज़ चेंज होती है वो होती है सबऑर्डिनेट्स का फ्रीडम। अगर तो ऑटोक्रेटिक है उसमें आपको पता है लीडर का फ्रीडम बहुत ज़्यादा होगा, बट सबऑर्डिनेट्स का फ्रीडम बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स में दोनों चीज़ों में क्या आता रहता है, चेंज आता रहता है। अब देखिए ये हमारे पास रॉबर्ट टेननबॉम ने ये डायग्राम दिया हुआ है। इनके अकॉर्डिंगली देखिए, ये कंटिन्यूम है, ये देखो एरिया है किसका, अथॉरिटी ऑफ लीडर, ये फ्रीडम है। जैसे जैसे आप देखिए ये बढ़ता जा रहा है, ये देखो यहाँ से अगर हम अथॉरिटी है ये बढ़ रही है, फिर कम हो 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 रही है। अब देखो यहाँ पर लीडर की अथॉरिटी इस जगह पर बहुत ज़्यादा है। जब लीडर की अथॉरिटी बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पर जो फ्रीडम है सबऑर्डिनेट्स का वो क्या है, कम है, लेस है जो इसका फ्रीडम है।
क्लियर हो गया। उसी तरह से जैसे जैसे ये अथॉरिटी लीडर की क्या होती जा रही है, यहाँ पर देखिए जो अथॉरिटी है लीडर की, आगे देखो डिक्रीज होती जा रही है, कम होती जा रही है ना इसकी जगह। उसी तरह से सब ऑर्डिनेट्स का जो लेवल ऑफ फ्रीडम है वो क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। क्लियर हो गया। उसी के बेसिस पर हमारे पास इन्होंने पॉइंट्स के बेसिस पर ही 6 तरह के लीडरशिप स्टाइल्स दिए हैं। देखो पॉइंट 1, अब यहाँ पर देखो डिफरेंट पॉइंट्स है ना, इन पॉइंट्स के बेसिस पर यहाँ पर जो सब ऑर्डिनेट्स हैं फर्स्ट पॉइंट के ऊपर, मैं आपको पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करती हूँ। अगर हम इस फर्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करें, यहाँ पर जो फ्रीडम है सब ऑर्डिनेट्स का बहुत कम है, लीडर का फ्रीडम क्या है, अथॉरिटी लीडर की बहुत ज़्यादा है। 2 पे क्या हुआ है, थोड़ा सा फ्रीडम इंक्रीज हुआ है और इधर से थोड़ी सी अथॉरिटी जो लीडर की है डिक्रीज हुई है। इसी के बेसिस पर नीचे 7 पॉइंट्स की एक्सप्लेनेशन है और इसी के बेस पर स्टाइल्स उन्होंने क्या किए हमें बताए हैं। चलिए वो करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 पे देखिए क्या है, इन दिस सिचुएशन, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है देखिए, इन दिस सिचुएशन द लीडर्स टेल द सब ऑर्डिनेट्स, इसके अंदर क्या है, जो लीडर है वो सब ऑर्डिनेट्स को क्या बता रहा है, सब ऑर्डिनेट्स को क्या बता रहा है, अबाउट हिज डिसीजंस, वो अपने डिसीजंस बता रहा है। एंड ही वॉन्ट्स देम टू इम्प्लीमेंट इन द सेम वे, और वो यही चाहता है कि जो सब ऑर्डिनेट्स हैं उसके डिसीजंस इसी तरह से क्या करे, इम्प्लीमेंट करे। और आप देखिए यहाँ पर जो लेवल ऑफ फ्रीडम है सब ऑर्डिनेट्स का बिल्कुल ही नहीं है। ही डज नॉट बॉदर अबाउट द रिएक्शन ऑफ द सब ऑर्डिनेट्स, उसे सब ऑर्डिनेट्स की रिएक्शंस की बिल्कुल भी परवाह नहीं, उसने कह दिया जो मैंने बोल दिया तुम्हें वो मानना ही पड़ेगा। In this type of leadership, the leadership does not allow any freedom to his subordinates. वो अपने subordinates को बिल्कुल भी freedom नहीं देता। This type of leadership is almost, और ये किसके किसकी तरह लग रही है आपको, autocratic leadership style की तरह। क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 2 पे देखो क्या है, लाइक द फर्स्ट टाइप ऑफ लीडरशिप, इसमें भी लीडर क्या लेगा, खुद ही डिसीजन लेगा। द ओनली डिफरेंस इज दैट इन दिस केस द डिसीजंस इज नॉट इम्पोज्ड, इसके अंदर जो डिसीजंस है वो इम्पोज्ड नहीं किए जाते, उसके अंदर तो थोप दिए जाएंगे, इसके अंदर क्या होगा, इम्पोज्ड कर दिए जाएंगे। बट इसके अंदर ऐसा नहीं है, इम्पोज नहीं किए जाएंगे। बिफोर इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन द लीडर पॉइंट आउट द बेनिफिट ऑफ द डिसीजन टेकन एंड दस प्रिपेयर हिज सबऑर्डिनेट्स मेंटली टू एक्सेप्ट हिज डिसीजन। इसके अंदर जो लीडर होगा वो क्या पॉइंट आउट करेगा, जो भी बेनिफिट्स बताएगा, वो कहेगा कि मैंने ये सोचा है, इसका ये फ़ायदा तुम्हें मिलेगा। मतलब थोड़ा सा उसकी भी अथॉरिटी में क्या आ गया, डिक्रीज आ गया, और इधर से जरा सा फ्रीडम जो सब ऑर्डिनेट्स हैं इनके अंदर भी आ गया, थोपेगा नहीं वो। नेक्स्ट इज पॉइंट 3 में देखिए क्या है, अंडर दिस टाइप ऑफ लीडरशिप द लीडर गिव्स दी, इसके अंदर क्या है, जो लीडर है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देगा अपने आइडियाज़ की, किसको, अपने सबऑर्डिनेट्स को। आफ्टर द डिसीजन हैज़ बीन टेकन, जब डिसीजन ले लिया जाएगा तो क्वेश्चंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द सबऑर्डिनेट्स, इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं वो क्या किए जाएंगे, इनवाइट किए जाएंगे सबऑर्डिनेट्स की तरफ से। मतलब कि उन्हें डिसीजन जब ले लिया जाएगा ना, उनसे क्वेश्चनिंग की जाएगी, मतलब क्वेश्चंस उनसे भी, तुम भी अपना बताओ क्या व्यू पॉइंट, अगर तुम्हारी कोई क्वेरीज है वो तुम अपनी बताओ। पॉइंट नंबर 4 पे क्या होगा, अंडर दिस टाइप ऑफ लीडरशिप द लीडर अलाउ हिज सब ऑर्डिनेट टू इन्फ्लुएंस हिज डिसीजन, जो लीडर है वो अपने सब ऑर्डिनेट्स को इतनी परमिशन दे देगा कि जो उसने डिसीजन लिया है तुम सब के लिए, तुम वो उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ठीक है, द लीडर प्रेजेंट हिज डिसीजन टू हिज सबऑर्डिनेट, लीडर जो अपना डिसीजन है अपने सबऑर्डिनेट्स के सामने रखेगा। एंड आफ्टर नोइंग देयर रिएक्शन, जब उनकी रिएक्शन जानने के बाद, ही ब्रिंग्स अबाउट सम चेंजेस इन हिज डिसीजन इफ द सिचुएशन सो डिमांड्स, जब उनका वो रिएक्शन जान लेगा, आफ्टर नोइंग देयर रिएक्शंस ही ब्रिंग्स अबाउट सम चेंजेस इन हिज डिसीजन। और अगर उसे लग रहा है कि जो उनकी रिएक्शन है सब ऑर्डिनेट्स की वो उसके अकॉर्डिंगली नहीं है, मतलब जैसे करंटली अगर मैं मैंने डिसीज़न लिया, मेरे सब ऑर्डिनेट्स हैं, मैंने उनके लिए डिसीज़न लिया, ठीक है, उन्हें वो डिसीज़न नहीं पसंद आया सब ऑर्डिनेट्स को, उन्होंने मांग रखी कि आप अपना ये डिसीज़न बदल दीजिए, तो मैंने उनकी मांग के हिसाब से क्या कर दिया, डिसीज़न में चेंजेस ले आई, तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन डिमांड। तो पॉइंट नंबर 4 में ये है। पॉइंट नंबर 5 में देखिए, सो फार वी हैव सीन इन 4, अभी तक जितने भी 4 टाइप्स ऑफ लीडरशिप अभी हमने डिस्कस करी, लीडर क्या करता है, डिसीजन ले लेता है, गोज टू हिज सबऑर्डिनेट विद द डिसीजन,
मतलब वो पहले ही डिसीजन लेकर तभी सबऑर्डिनेट्स को क्या करता है, अप्रोच करता है। बट दिस टाइप ऑफ लीडरशिप इज़ डिफरेंट। अब यहाँ पर जो लीडरशिप है वो क्या है, डिफरेंट है। अंडर इट द प्रॉब्लम इज फर्स्ट प्लेस बिफोर द सबऑर्डिनेट। यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले ना प्रॉब्लम जो है जिसके रिगार्डिंग मैंने डिसीजन लेना है, तो जो लीडर है सबसे पहले अपने एम्प्लॉइज़ के सामने या अपने सबऑर्डिनेट्स के सामने उस प्रॉब्लम को रखेगा। ड्यूरिंग डिस्कशन विद द सबऑर्डिनेट्स डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स फॉर द सिचुएशन ऑफ द प्रॉब्लम्स आर डेवलप्ड। फिर क्या होंगे, डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स क्या किए जाएंगे, जो भी इस पर्टिकुलर सिचुएशन के रिलेटेड है वो डेवलप किए जाएंगे। द लीडर रिजर्व्स द राइट टू सिलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव। नो डाउट लीडर के पास सबसे इंपॉर्टेंट राइट होगा कि वो बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज़ करे, बट यहाँ पर वो डिसीजन नहीं लेगा, प्रॉब्लम को रखेगा, सबऑर्डिनेट्स के साथ डिस्कस करेगा, उसके बाद डिफरेंट अल्टरनेटिव सर्च आउट किए जाएंगे और बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट इज 6 पॉइंट के अंदर क्या है, अंडर दिस पॉइंट द सबऑर्डिनेट्स आर अलाउड सम मोर फ्रीडम। यहाँ पर सबऑर्डिनेट्स के बाद थोड़ा सा ज़्यादा फ्रीडम आ जाएगा, और जो लीडर है डिफाइंस द प्रॉब्लम। लीडर क्या करेगा, प्रॉब्लम को क्या करेगा, डिफाइन करेगा। उसके बाद साइमल्टेनियसली ही लेज डाउन द लिमिट्स फॉर टेकिंग द डिसीजन। लीडर क्या करेगा, प्रॉब्लम डिफाइन करेगा और वो क्या कर देगा, डिसीजन लेने की लिमिट्स को क्या कर देगा, ही लेज डाउन दी मतलब दायरा एक फिक्स कर देगा, एक फ्रेमवर्क, एक बाउंड्री क्या कर देगा, फिक्स कर देगा। सब ऑर्डिनेट्स आर लिबर्टी, मतलब कि यहाँ पर सब ऑर्डिनेट्स को ही लिबर्टी होगी कि वो उस बाउंड्री में रहते हुए डिसीजन ले लें। बिल्कुल ही थोड़ी सी फ्रीडम काफ़ी ज़्यादा दे दी। और पॉइंट 7 में तो देखते हैं कितनी फ्रीडम दे दी गई है। इस पॉइंट में देखिए, इन दिस सिचुएशन द रोल ऑफ लीडर इज़ द मिनिमम। और 7th पॉइंट में तो जो रोल है लीडर का वो तो बिल्कुल ही मिनिमम हो गया। सब ऑर्डिनेट हैव द कंप्लीट फ्रीडम टू टेक द डिसीजन। उसमें तो 6 पॉइंट में तो फिर भी सब ऑर्डिनेट्स को मिला था कि आपको इसी बाउंड्री के अंदर रहते हुए क्या लेने हैं, डिसीजन लेने हैं। बट यहाँ पर क्या हो गया है 7th पॉइंट में, देखिए 7th पॉइंट में उन्होंने जो ये बाउंड्री है ना, ये देखिए मैं इरेज कर रही हूँ, ये बाउंड्री ही क्या कर दी, हटा दी। ठीक है, और इधर से भी उनको बोल दिया गया कि हाँ भी तू अपने डिसीजंस अपने हिसाब से ले लो, वो अपने डिसीजन जैसे मर्जी लो। ठीक है, द सबऑर्डिनेट्स हैव कंप्लीट फ्रीडम टू टेक द डिसीजन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। क्लियर हो गया। लेकिन हाँ, अगर सबऑर्डिनेट्स चाहते हैं कि वो लीडर को कंसल्ट कर ले तो दे आर मोस्ट वेलकम टू कंसल्ट द लीडर। अब कंक्लूजन क्या है इस थ्योरी का, कंक्लूजन यही है, थ्रू द स्टडी थ्रू द मीडियम ऑफ कंटिन्यूम of leadership behavior, Robert Tenenbaum and Warren S. Kemet have endeavored to say that it is not possible to adopt any particular style of leadership in every situation. That is why they have not mentioned any. Students जो टेननबॉम थे बहुत अच्छी इन्होंने बात बोली, और रॉबर्ट ने भी, उन्होंने यही बताया कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम एक लीडरशिप स्टाइल आपको फिक्स कर दे कि हाँ भी आपको यही टाइप क्या करनी है, फॉलो करनी है। नहीं, वो कहते एक लीडरशिप स्टाइल आप हमेशा यूज़ नहीं कर जाते, आपको डिफरेंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स का क्या करना होगा, ब्लेंड यूज़ करना होगा। डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स का क्या करना होगा, ब्लेंड यूज़ करना होगा। ठीक है, और नेक्स्ट उन्होंने बताया था कि जो लीडरशिप स्टाइल जब आप चूज़ करते हैं तो उसके अंदर इंपॉर्टेंट जो 3 फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं वो क्या है, एक है लीडर, दूसरा है सबऑर्डिनेट और तीसरी है सिचुएशंस। तो ये सब चीज़ें क्या करेंगी, वेरी करेंगी, डिपेंड करेगा आपके सबऑर्डिनेट्स कैसे हैं, सिचुएशन कैसी है, उसके अकॉर्डिंगली ही आप क्या करेंगे, अपना लीडरशिप स्टाइल चूज़ करेंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स हमारा 11th लीडरशिप स्टाइल है वो है मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ लिकट। रेनिस लिकट ने क्या किया है, लीडरशिप स्टाइल दिया है। ठीक है, उन्होंने भी अपने 4 लीडरशिप स्टाइल्स दिए, बट अकॉर्डिंग टू कुछ एक उन्होंने फैक्टर्स लिए थे मैनेजमेंट के, उनके बेसिस पर उन्होंने 4 लीडरशिप स्टाइल्स दिए हैं। तो रेनिस लिकट ने अपने कलीग्स के साथ मिशिगन यूनिवर्सिटी यूएसए में, ठीक है, मतलब कि उन्होंने इसके ऊपर क्या की थी, वर्क किया था, रिसर्च किया था 30 साल तक, और अपनी रिसर्च के हिसाब से ही, ठीक है, बहुत सारे मैनेजर्स के वो कंटैक्ट में आए, और इसके बाद जब उन्होंने अपनी स्टडी को कंक्लूड किया तो लिकट ने 4 मॉडल ऑफ मैनेजमेंट क्या किए थे, प्रेजेंट किए थे, और इनको मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ लिकट भी बोला जाता है।
लिकट ने अपने रिसर्च वर्क के अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स थे जो मैनेजमेंट के जिनके कंटैक्ट में वो आए थे, जैसे लीडरशिप, मोटिवेशन, ये सारे के सारे फैक्टर्स थे जिनके कंटैक्ट में आए, और उसके बेसिस पर स्टूडेंट्स उन्होंने हमें ये 4 मॉडल्स दिए हैं लीडरशिप के। क्या क्या है? एक्सप्लॉयटेटिव अथॉरिटी, जिसको सिस्टम 1 बोलते हैं, बेनोवलेंट अथॉरिटेटिव, दैट इज सिस्टम 2, नेक्स्ट इज कंसल्टेटिव, दैट इज सिस्टम 3, एंड लास्ट वन इज पार्टिसिपेटेड, दैट इज सिस्टम 4। तो ये 4 उन्होंने क्या दिए थे हमें? लीडरशिप स्टाइल्स दिए थे। नेक्स्ट इज एक्सप्लॉयटेटिव अथॉरिटी, या जिसको सिस्टम 1 भी बोलते हैं। अंडर दिस द सिस्टम द मैनेजर्स आर अथॉरिटेटिव। इसके अकॉर्डिंगली जो मैनेजर्स हैं वो क्या है? अथॉरिटेटिव है, ठीक है। दी सिस्टम ऑफ थ्रेट्स एंड पनिशमेंट इज यूज एज अ सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन, मतलब मैनेजर्स के पास क्या है? सारी की सारी अथॉरिटी है। इसके अंदर वो क्या करते हैं? जो सिस्टम ऑफ थ्रेट है और पनिशमेंट है उसको इस्तेमाल करते हैं एज अ सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन। कम्युनिकेशन सिर्फ कैसी होती है? फॉर्मल होती है, एंड इट मूव्स ओनली डाउनवर्ड, दैट मीन्स टॉप अथॉरिटीज़ ने जो भी ऑर्डर पास कर दिया, लोअर वंस को वो फॉलो करना पड़ेगा। इन अदर वर्ड्स, द मैनेजर्स, आगे क्या है? जो मैनेजर्स हैं वो क्या करते हैं? इशू करते हैं ऑर्डर्स एंड डायरेक्शंस, एंड दे डू नॉट लिसन टू द कंप्लेंट्स एंड सजेशंस ऑफ द सबऑर्डिनेट्स। मतलब उन्होंने ऑर्डर्स वगैरह पास कर दिए और डायरेक्शन वगैरह पास कर दी, वो कभी भी जो उनके सबऑर्डिनेट्स हैं उनकी कंप्लेंट्स वगैरह को लिसन नहीं करते। जो सुपीरियर हैं और सबऑर्डिनेट्स हैं उनमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। द पार्टिसिपेशन ऑफ द सबऑर्डिनेट इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग इज ऑलमोस्ट निल। जो सुपीरियर है, जो पार्टिसिपेशन है सबऑर्डिनेट्स की, मतलब किसी भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, वो निल है। क्यों निल है? क्योंकि जो सुपीरियर्स ने ऑर्डर बना दिया उन्हें वो क्या करना पड़ेगा? वो डिसीजन मानना पड़ेगा। दे हैव नो अदर चॉइस रादर देन एक्सेप्टिंग द सेम। The objective and the means to achieve the objectives are determined only by the high ranking managers। जो भी objectives हैं और जो means हैं उन objectives को achieve करने के लिए वो किसके पास है? high ranking managers के पास हैं, ठीक है। एक सिस्टम जो है rigid control का, वो इसके अंदर क्या किया जाता है? फॉलो किया जाता है। We can observe that all the 7 variables are, जो भी वो 7 variables है वो present थे, but proportion क्या था? सबका डिफरेंट था। इफ़ दीज वेरिएबल्स बिहेव इन दिस वे इन एनी, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो जो 7 वेरिएबल्स थे जो लिकट ने दिए थे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे, वो अगर इस मैनर में प्रेजेंट हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताई इस डिस्कशन के अंदर कि सुपीरियर सबऑर्डिनेट के पास कॉन्फिडेंस नहीं है, जो सुपीरियर्स ने ऑर्डर बना दिए, डिसीजंस ले लिए, वो उनको मानने पड़ेंगे, फॉर्मल कम्युनिकेशन चलता है, दिस एंड दैट। अगर इस तरह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप कह लीजिए करेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं, तो इसका मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह का मैनेजमेंट सिस्टम या लीडरशिप सिस्टम फॉलो किया जाता है? एक्सप्लॉयटेटिव, ये वाला एक्सप्लॉयटेटिव अथॉरिटेटिव सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? नेक्स्ट इज बेनोवलेंट अथॉरिटेटिव। नेक्स्ट जो सिस्टम है वो कौन सा है हमारे पास? बेनोवलेटिव अथॉरिटेटिव, जिसको सिस्टम 2 बोला गया है। इसके अंदर स्टूडेंट्स क्या है? इन दिस सिस्टम द मैनेजर्स आर लेस अथॉरिटेटिव एज कंपेयर टू द फर्स्ट सिस्टम। इसके अंदर जो मैनेजर्स हैं उनके पास क्या है? अथॉरिटी कम है एज कम्पेयर्ड विद द फर्स्ट सिस्टम। जो भी फर्स्ट सिस्टम किया था उसमें तो बहुत ज़्यादा अथॉरिटी थी, डिसीजन ले लिए और थोप दिए सबऑर्डिनेट्स पे। इसके अंदर जो मैनेजर्स के पास है पहले वाले के कंपैरेटिवली कम अथॉरिटेटिव है। द पॉलिसी स्टिक एंड कैरेट, जो पॉलिसी हमने करी थी मोटिवेशन के अंदर कैरेट एंड स्टिक की, वो उसको फॉलो किया जाता है मोटिवेट करने के लिए। अगर तो कोई एम्प्लॉय टारगेट्स से ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है तो उसे क्या दिए जाएंगे? उसे बेनिफिट्स दिए जाएंगे, और जो नहीं करता काम बिल्कुल भी, जो भी टारगेट्स दिए हैं उसे थ्रेट दिया जाएगा। लेकिन ऊपर वाले में तो क्या था? थ्रेट, डरावे से ही काम लोगों से लिया जाएगा। कम्युनिकेशन इसमें भी वन साइडेड है। देयर इज़ अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, इसमें भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है ही है। इवन देन द सीनियर समटाइम्स ऑफर प्रोटेक्शन टू सबऑर्डिनेट, फिर भी कभी कभार जो सीनियर्स हैं अच्छाई का काम कर देते हैं, अपने सबऑर्डिनेट्स को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द डिसीजंस आर टेकन बाय द हाई रैंकिंग मैनेजर्स, मैक्सिमम डिसीजन वही हाई रैंकिंग मैनेजर्स ही लेते हैं। सिमिलरली द वर्क ऑफ द सेटिंग ऑब्जेक्टिव इज ऑल्सो डन एट दिस लेवल, और जो ऑब्जेक्ट सेटिंग का काम है वो भी इसी लेवल पे किया जाता है। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट इफ द सबऑर्डिनेट्स दैट दे फॉलो देम फेथफुली, और यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो सबऑर्डिनेट्स हैं अपने सुपीरियर्स को कैसे फॉलो करेंगे? फेथफुली फॉलो करेंगे। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कंट्रोल, द सबऑर्डिनेट्स आर लुक्ड विद
सस्पिशियन, मतलब एक सस्पेक्ट के तौर पर ही उन्हें देखा जाता है, ठीक है। हमेशा इतना प्रॉपर पूरा विश्वास फिर भी नहीं किया जाता, फिर भी थोड़ी बहुत उनमें रहती ही है, भरोसा नहीं वो बिल्कुल भी सबऑर्डिनेट सुपीरियर करते अपने सबऑर्डिनेट पे। देयर इज़ ऑलवेज एन एटमॉस्फेयर, हमेशा फिर भी डर का जो एटमॉस्फेयर है वो बना ही रहता है। इन दिस सिस्टम वी फाइंड दैट ऑल द 7, इसमें भी 7 वेरिएबल्स फॉर्म में थे, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा सा पहले के मुकाबले उनका जो प्रोपोर्शन है वो इंक्रीज हुआ है। देयर इज़ अ स्लाइटली इम्प्रूवमेंट इन दीज वेरिएबल्स एज वी इफ़ वी कंपेयर द सेम विद द फर्स्ट जो सिस्टम था उसके साथ कंपेयर करें, फिर भी स्लाइटली इम्प्रूवमेंट आई है इन वेरिएबल्स में। अगर इस तरह के वेरिएबल्स बिहेव इन अ सिमिलर, मतलब अगर आपको मिलते हैं इस तरह के जो वेरिएबल्स हैं इस तरह से बिहेव कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप कह सकते हैं कि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह का मैनेजमेंट सिस्टम फॉलो किया जाता है, बेनोवोलेंट अथॉरिटेटिव सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर? नेक्स्ट इज कंसल्टेटिव। जो थर्ड वन है वो कौन सा है स्टूडेंट्स? हमारे पास कंसल्टेटिव है। इसके अंदर क्या होता है? इन दिस सिस्टम द अथॉरिटेटिव टेंडेंसी ऑफ द मैनेजर्स इज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंस। इसके अंदर जो अथॉरिटेटिव टेंडेंसी है मैनेजर्स की वो निग्लिजिबल ही समझ लीजिए, एग्जिस्टेंट नहीं है। इन ऑर्डर टू मोटिवेट द सबऑर्डिनेट्स, इसके अंदर भी सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट करने के लिए अ सिस्टम ऑफ रिवॉर्ड, इसके अंदर कौन सा सिस्टम यूज़ किया जाता है? रिवॉर्ड का सिस्टम यूज़ किया जाता है। रिवॉर्ड का सिस्टम स्टूडेंट्स क्या किया जाता है? यूज़ किया जाता है, पनिशमेंट नहीं यूज़ की जाती। दोबारा से मैं आपको बताती हूँ कौन सा सिस्टम इसके अंदर इसके अंदर रिवॉर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, एज कम्पेयर्ड विद दी पनिशमेंट को, कि पनिशमेंट नहीं दी जाती। जैसे फर्स्ट में तो बिल्कुल ही पनिशमेंट दी जाती थी, दूसरे में क्या था, कैरेट और स्टिक फॉलो किया जाता था, और इसमें क्या है, रिवॉर्ड दिए जाते हैं इंस्टेड ऑफ पनिशमेंट टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज़। कम्युनिकेशन दोनों, ऊपर वालों में तो वन साइडेड ही था, इसमें क्या है, टू साइडेड है, नीचे से भी जा सकता है कम्युनिकेशन, ऊपर से भी। इन अदर वर्ड्स मैनेजर्स कन्वे देयर आइडियाज़ टू द सबऑर्डिनेट्स। मैनेजर्स क्या करते हैं, अपने आइडियाज़ अपने सबऑर्डिनेट्स को बता देते हैं, एंड ऑल्सो लिसन्स टू देयर आइडियाज़, और उनके आइडियाज़ को भी सुना जाता है। देयर इज सफिशेंट कॉन्फिडेंस अमंग द सीनियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स, सीनियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स में प्रॉपर सफिशेंट कॉन्फिडेंस है। सबऑर्डिनेट्स आर ऑफन कंसल्टेटेड वाइल टेकिंग। स्टूडेंट्स बस ये है कि आप ना इसका एक चार्ट सा भी प्रिपेयर कर सकते हैं, और उस चार्ट को प्रिपेयर करके आप वो 7 पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली याद रख सकते हैं कि किस में कौन सी चीज़ कितनी है, क्योंकि पैराग्राफ में लर्न करना मुश्किल होगा, ठीक है। इट्स बेटर कि आप जैसे जैसे पढ़ते जाए ना इसका एक फ्लो चार्ट सा बना लें। और आई थिंक बुक के अंदर भी आपको गिवन है, बुक के अंदर वो 7 जो आपके वो दिए हुए थे ना वेरिएबल्स, उसके अकॉर्डिंगली चार्ट प्रॉपर गिवन है कि किसके अंदर मोटिवेशन कैसे दी जाती है, कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है, और आप कह लीजिए गोल्स कैसे सेट किए जाते हैं, कंट्रोल प्रोसेस। आप उस वाले फ्लो चार्ट को अच्छे से याद कर लीजिए ना, आपको पैराग्राफ में याद करना मुश्किल होगा, उस फ्लो चार्ट से याद कर लेंगे तो ईजी रहेगा, ठीक है। अगर इस तरह से कोई फीचर्स पाए जाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप कौन सा सिस्टम बोलेंगे? कंसल्टेटिव सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट बोला जाएगा। और जो लास्ट इसका वो था अपना लिकट का, वो था पार्टिसिपेटिव सिस्टम। पार्टिसिपेटिव जिसको सिस्टम 4 भी बोलते हैं, इसके अंदर जो स्टूडेंट्स जो मैनेजर्स हैं वो लिबरल और ह्यूमन, बिल्कुल एटीट्यूड मैनेजर्स का कैसा लिबरल और ह्यूमन होता है। और मोटिवेशन कैसे होती है? इन दिस देयर इज़ नो प्लेस फॉर अथॉरिटेटिव। अथॉरिटेटिव तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल उनको इन्वॉल्व किया जाता है, उनको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करेंगे, इससे वो क्या होंगे, मोटिवेट होंगे। फिर बताई गई है कम्युनिकेशन, ओपन एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है इसके अंदर। उसके बाद सीनियर्स और सबऑर्डिनेट्स में स्वीट्स और फ्रेंडली रिलेशनशिप होते हैं। उसके बाद डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसा होता है? सबऑर्डिनेट से सजेशंस ली जाती हैं जब भी डिसीजंस लेने होते हैं, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है। और इसके अंदर जो सबऑर्डिनेट्स का जो रोल है गोल सेटिंग में, वो क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और कंट्रोलिंग कैसे होती है? कलेक्टिव कंट्रोल, इसमें इंडिविजुअल को नहीं, एक एक बंदे को नहीं कंट्रोल करेंगे, कलेक्टिव कंट्रोल एज अ ऑर्गेनाइजेशन होल उन्होंने लेकर चलना है। अगर इस तरह के फीचर्स आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन में दिखे तो इसका मतलब उसमें किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम और उसके अंदर किस तरह का मैनेजमेंट या लीडरशिप स्टाइल चल रहा है, पार्टिसिपेटिव सिस्टम 4 जिसको बोला गया है। तो स्टूडेंट्स फटाफट से इसको एक बार से इसका ब्रीफ अप लेते हैं। जो लिकट है उसने हमें कितने दिए थे, 7 वेरिएबल्स दिए थे, उसके बेसिस पर उसने हमें, देखिए ऐसा सा बुक में एक आपको चार्ट मिलेगा,
ठीक है, उसके बेसिस पर उन्होंने हमें 4 मैनेजमेंट दिए थे, मैनेजमेंट स्टाइल। फर्स्ट वन वाज एक्सप्लॉयटेटिव, फिर था बेनोवलेंट अथॉरिटेटिव, फिर था कंसल्टेटिव और लास्ट वन क्या था, पार्टिसिपेटेड। फिर यहाँ पर आपको पॉइंट्स दिख रहे होंगे अपनी बुक में, अगर आप चेकआउट करेंगे तो 7 पॉइंट्स होंगे, 7 वेरिएबल्स होंगे। लीडरशिप हो गया, मोटिवेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, इंट्रैक्शन इन्फ्लुएंस हो गया, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हो गया, गोल सेटिंग हो गया और कंट्रोल प्रोसेस हो गया। इसके बेसिस पर देखेंगे कि इस वाले स्टाइल में क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी क्या फीचर्स हैं, इसकी क्या फीचर्स हैं और इसकी क्या फीचर्स हैं। क्लियर हो गया? अब स्टूडेंट्स जो हमारा लास्ट है, ठीक है, वो कौन सा बचता है? लास्ट जो थ्योरी है लीडरशिप की वो बचती है हमारे पास मैनेजरियल ग्रिड। कौन सी बचती है? मैनेजरियल ग्रिड। मैनेजरियल ग्रिड हमें किसने दी थी? रॉबर्ट ब्लेक ने और जेन मॉर्टन ने। किसने दी थी? रॉबर्ट ब्लेक एंड जेन मॉर्टन ने। कौन सा चार्ट किया था? मैनेजरियल ग्रिड का चार्ट यूज करके उन्होंने 5 टाइप्स ऑफ मैनेजरियल स्टाइल्स हमें बताए थे। दे मेक यूज़ ऑफ 2 एलिमेंट्स। इन्होंने जब 5 मैनेजमेंट स्टाइल्स बताए ना, वो 5 मैनेजमेंट स्टाइल्स को जब इन्होंने डिस्क्राइब किया उसमें ये 2 एलिमेंट्स लेकर चले। कितने एलिमेंट्स इन्होंने लिए? 2 एलिमेंट्स लिए। वो 2 एलिमेंट्स कौन कौन से थे? एक था कंसर्न फॉर प्रोडक्शन और दूसरा था कंसर्न फॉर पीपल। कि किसमें लोगों को ज़्यादा महत्वता दी जाती है, किसमें प्रोडक्शन को ज़्यादा महत्वता दी जाती है, उसके बेसिस पर इन्होंने हमें 5 मैनेजरियल स्टाइल बताए। और जो ये एलिमेंट्स हैं, इन्होंने एक 9 पॉइंट स्केल के ऊपर इनको क्या किया था? प्लॉट किया था। दीज आर 81, मतलब ऐसे ना उन्होंने 81 कॉम्बिनेशंस बताए थे। लेकिन रॉबर्ट ब्लेक और जैन मॉर्टन ने मैनेजरियल स्टाइल्स को डिस्कस करने के लिए यहाँ पर सिर्फ कितने कॉम्बिनेशंस लिए हैं? 5 कॉम्बिनेशंस लिए हैं। ठीक है, अब वो 5 कॉम्बिनेशंस क्या हैं? जैसे देखिए, इधर इन्होंने कंसर्न फॉर पीपल को प्लॉट किया है और इधर क्या है? मैनेजरियल ग्रिड। तो ऐसे इन्होंने ऐसे 5 कॉम्बिनेशन लिया। यहाँ पर क्या है? 1-1 है। मैं अभी आपको बताऊंगी ये 1-1 क्या है। यहाँ पर 9-1 है। यहाँ पर जो आप कह लीजिए कि कंसर्न फॉर प्रोडक्शन होगा वो ज़्यादा होगा, और आप कह लीजिए जो कंसर्न फॉर पीपल होगा वो क्या होगा? मिनिमम होगा। तो इस वजह से 9-1। यहाँ पर दोनों का ही क्या है? लो है। यहाँ पर क्या है? सेम है, कंसर्न फॉर पीपल एंड कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। यहाँ पर भी क्या है? कंसर्न फॉर पीपल क्या है? कंसर्न फॉर पीपल वो ज़्यादा है। कंसर्न फॉर पीपल बच्चे यहाँ पर ज़्यादा है, और कंसर्न फॉर प्रोडक्शन सिर्फ क्या है? 1 है। कंसर्न फॉर पीपल 9 है। यहाँ पर कंसर्न फॉर पीपल एंड कंसर्न फॉर प्रोडक्शन क्या है? दोनों ही सेम है, दैट इज़ 9-9, मतलब हाईएस्ट है दोनों। क्लियर हो गया? अब इसके बेसिस पर स्टूडेंट्स इन्होंने हमें 5 मैनेजरियल स्टाइल्स बताए हैं। वो क्या है? फटाफट से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है टास्क मैनेजमेंट। टास्क मैनेजमेंट कौन सा है हमारा? 9-1 वाला, जो इधर बिल्कुल कॉर्नर में था ना, वो वाला। In this leadership style, management shows the maximum concern for production। यहाँ पर था ना नीचे इन्होंने प्रोडक्शन ली हुई थी, तो यहाँ पर जो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन क्या है? वो ज़्यादा है, और पीपल का कंसर्न कैसा है? कम है। लोगों के बारे में परवाह नहीं करते, उन्हें बस यही होता है कि हाँ भी कैसे करके अपनी प्रोडक्शन के लेवल को इंक्रीज़ करना है। तो ये किसके जैसा हमारा लीडरशिप स्टाइल हुआ? ऑटोक्रेटिक की तरह, कि हाँ भी बस हमें तो काम से मतलब है, हमें लोगों से कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, और जो लीडर है, ठीक है, द रिलेशनशिप बिटवीन द मैनेजर्स एंड सबऑर्डिनेट्स इज बेस्ड ऑन द एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी एंड ओबीडियंस। मैनेजर्स और सबऑर्डिनेट्स के बीच में भी किस तरह का रिलेशनशिप है? वही किसके ऊपर वो चीज़ बेस्ड है? आपकी अथॉरिटेटिव एंड ओबीडियंस के ऊपर। क्लियर? दूसरा है हमारे पास कौन सा मैनेजमेंट सिस्टम? वो है कंट्री क्लब मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स, कंट्री क्लब मैनेजमेंट कौन सा है आपका? 1-9, जो ऊपर था बिल्कुल टॉप पर। यहाँ पर जो आपका कंसर्न फॉर प्रोडक्शन था वो तो था 1, मतलब बिल्कुल ही कम, लेकिन कंसर्न फॉर पीपल क्या था? बहुत ज़्यादा था। दिस लीडरशिप स्टाइल इज ऑपोजिट टू द टास्क मैनेजमेंट। जो फर्स्ट वाला किया उससे बिल्कुल ऑपोजिट है। इन दिस केस मैनेजमेंट शोज द मैक्सिमम कंसर्न फॉर पीपल। जो मैनेजमेंट है वो मैक्सिमम कंसर्न किसके लिए शो करता है? पीपल के लिए। और प्रोडक्शन के लिए किस तरह का है? लीस्ट कंसर्न है। The aim is to achieve the friendliness and harmony among the members of the organization। मेन यही है कि एक हार्मनी और एक फ्रेंडलीनेस रिलेशनशिप ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट करके रखना। इट इज़ द लव कॉन्कर्स ऑल अप्रोच, कि जो लव है वो क्या करता है?
सारे चीज़ के ऊपर क्या कर लेता है, जीत हासिल कर लेता है। सोशल रिलेशनशिप को यहाँ पर क्या किया गया है, टॉप प्रायोरिटी पे रखा गया है। नेक्स्ट जो थर्ड है वो कौन सा है, इम्पावरिश्ड मैनेजमेंट, जो मिड वाला था, जो हमारा बिल्कुल लोअर वाला था, सॉरी, यहाँ पर दोनों ही चीज़ें क्या है, कम होती थी। दैट मीन्स यहाँ पर आपका जो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन था वो भी कम था और कंसर्न फॉर पीपल था वो भी कम था। तो यहाँ पर here the management show least concern for both the production as the people। प्रोडक्शन और लोगों के लिए दोनों का क्या है, लीस्ट कंसर्न है। मैनेजर्स इसमें क्या करता है, ह्यूमन रिलेशनशिप्स को इग्नोर करता है। ही एक्सरसाइज हिज अथॉरिटी ओनली enough to avoid pressure from the above। his primary objective is survival। मतलब उसे परवाह नहीं है ह्यूमन रिलेशनशिप्स को भी इग्नोर करना बिल्कुल ही, ठीक है। सुपरवाइजरी पोजीशन ही इज़ मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड एग्जीक्यूटिंग मैसेंजर कैरियर फंक्शंस। और मैनेजर का काम क्या है, जो उसको भी उसके सुपीरियर से बस काम मिला उसको नीचे तक बता देना, बस एक कम्युनिकेटर का उसने काम करना है। नेक्स्ट कम्स द टीम मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स, टीम मैनेजमेंट क्या है, जो हमारा इधर सबसे टॉप पर था 9 वाला, जिसमें कंसर्न फॉर पीपल और कंसर्न फॉर प्रोडक्शन दोनों ही सबसे ज़्यादा थे। हियर द मैनेजमेंट शोज द मैक्सिमम कंसर्न फॉर द प्रोडक्शन, ठीक है, एज वेल एज फॉर पीपल। द मैक्सिमम कंसर्न फॉर प्रोडक्शन इज बेस्ड ऑन द डिसीजंस अराइव्ड एट विच वर्कर्स पार्टिसिपेशन एंड मैक्सिमम, यहाँ पर मैक्सिमम कंसर्न है किसका, प्रोडक्शन का, ठीक है। और ये भी है कि मैक्सिमम कंसर्न लोगों का भी है, वो किसके ऊपर बेस्ड है कि उनको टास्क, उनका मोराल बढ़ाना और उनके साथ गुड सोशल रिलेशंस इस्टेब्लिश करके रखना। और इसके अंदर यही एज्यूम किया जाता है कि पीपल वांट टू बी प्रोडक्टिव एंड इन्वॉल्व इन देयर वर्क एंड दिस प्रोडक्टिव इन्वॉल्वमेंट कैन बी अकम्प्लिश थ्रू द क्रिएशन ऑफ सुटेबल ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट। नो डाउट इसमें मेन चीज़ पे के ऊपर क्या फोकस किया गया कि लोगों को काम करना है, लोगों को प्रोडक्शन करनी है, लेकिन वो प्रोडक्शन अच्छे से तभी कर पाएंगे अगर उन्हें एक सही माहौल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मिलेगा, ठीक है। और स्टूडेंट जो हमारा लास्ट था वो था मिडल रोड मैनेजमेंट, जो बीच वाला था, जहाँ पर इक्वल था, एक ब्लेंड लिया गया था, जहाँ पर हाँ मतलब कि इक्वली ही शो एक बैलेंस्ड कंसर्न है प्रोडक्शन और पीपल की। द मिडल ऑफ द रोड मैनेजर स्ट्राइव्स, और मतलब कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं अगर कुछ भी सब ऑर्डिनेट्स के भी अगेंस्ट जा रहा है। नीदर टू मच प्रोडक्शन, कोई ज़्यादा प्रोडक्शन टारगेट्स भी नहीं होते और ना ही ज़्यादा लोगों से एक्सपेक्ट किया जाता है। एक तरह की मिडल लेवल अप्रोच आप कह लीजिए। सो कंक्लूड हम इसको कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू द ब्लेक एंड माउंटेन टीम मैनेजमेंट और 9 लीडरशिप स्टाइल इज़ द बेस्ट एज इट इज़ अ, मतलब कि ये बेस्ट है और इसके अंदर ओपन कम्युनिकेशन होती है, एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत ही एफिशिएंटली रिजॉल्व किए जाते हैं, म्यूचुअल गोल सेटिंग होती है और म्यूचुअल ट्रस्ट बरकरार रहता है। क्लियर हो गया। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे मतलब कि यहाँ पर कहने का क्या मतलब है कि जो ये वाला था ना टीम मैनेजमेंट, हमारा फोर्थ वाला था, इसको बेस्ट माना गया है सभी लीडरशिप स्टाइल्स के बीच में, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ओपन कम्युनिकेशन भी है, एक्टिव पार्टिसिपेशन भी है, इफ़ेक्टिवली कॉन्फ्लिक्ट्स को भी अच्छे से रिजॉल्व किया गया है, म्यूचुअली गोल सेट होते हैं और म्यूचुअल ट्रस्ट भी सुपीरियर्स और सबऑर्डिनेट्स में बना रहता है। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे आज जितने भी हमारे जो 12 हमारे क्या थे, लीडरशिप की थ्योरीज थी और अप्रोचेस थी। अब इस चैप्टर के अंदर हमारा सिर्फ लीडरशिप स्टाइल ही रह गया है। उसके साथ ही फिर एक और वीडियो आएगी जिसके अंदर हम सभी तरह के जो स्टाइल्स हैं उसको फटाफट से गो थ्रू कर लेंगे एंड आफ्टर दैट हमारा ये चैप्टर फुली वाइंड अप हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है, डाउट है, क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ले सकते हैं। ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, आपको अच्छे से आना चाहिए। लीडरशिप हो गया, मोटिवेशन हो गया, क्योंकि ये आपका फ्यूचर में भी चैप्टर इस्तेमाल होगा, यूज़ होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर विद लीडरशिप स्टाइल्स। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग।